हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10, दूध से मक्खन अलग करते हैं। क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क किसके द्वारा? क्रोमैटोग्राफी द्वारा, बाई सेंट्रीफ्यूज द्वारा, मैंने अपकेंद्रण की विधि के द्वारा, डिस्टिलेशन या आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। आप जानिए क्रोमैटोग्राफी क्या होता है। इसमें क्या होता है, अगर दो कोई द्रव पदार्थ होते हैं आपस में मिले हुए होते हैं, उनको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। उनके गलनांक क्वथनांक भी लगभग समान होते हैं। उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं इस तरह से, ये पेपर हो गया। ये मान लीजिए कोई दो द्रव हैं जो आपस में मिले हुए हैं, इनको अलग करना है। कैसे अलग करते हैं, इसको इस द्रव में इसमें डुबो देते हैं। क्या हो जाता है, इस पर एक निशान बना लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए निशान बना हुआ है, इसमें डुबो देते हैं। डुबोने के बाद ये कागज इसको इन द्रवों को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद इसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, एक दूसरे द्रव में इसको इस प्रकार डालते हैं। यहाँ ये निशान बना हुआ है, इसमें डालते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों द्रव जो मिले हुए थे आपस में, ये क्या होते हैं, ये ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करते हैं। दोनों द्रवों में क्या होता है, ऊपर चढ़ने का रफ्तार, उनके चढ़ने का वेग समान नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों द्रव क्या होते हैं, जो हल्का द्रव होता है जो ऊपर की ओर ज्यादा चढ़ता है वो है यहाँ पहुंच जाता है, और छोटा वाला द्रव भारी द्रव नीचे रह जाता है। इस तरह से दोनों द्रवों को अलग कर लेते हैं। इसको कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्या कहते हैं इसको? क्रोमैटोग्राफी। इस तरह से ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में जो वस्तुएं होती हैं उनको अलग किया जाता है। भारी मात्रा में रहने वाली वस्तुओं को इससे नहीं अलग किया जा सकता है। दूसरा देखिए, यह है सेंट्रीफ्यूज द्वारा। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है आप जानते हो। हम लोग अपने घरों में यहाँ देखिए लोग कैसे मक्खन निकालते हैं दूध से। क्या करते हैं, इसमें एक विलोडक होता है। इस विलोडक को क्या करते हैं, इस राशि से क्या करते हैं, वृत्ताकार रूप में से घुमाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जो लिक्विड होता है, ये जो विलेन होता है वो भी घूमने लगता है। क्या होता है, विलेन घूमने लगता है। अब इस विलेन में जो घुला हुआ ठोस पदार्थ होता है या दूसरा पदार्थ होता है, दोनों मिले हुए होते हैं। अब उसके साथ साथ वो भी इसी के साथ साथ ये वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे नाचने लगते। क्या होता है, इसमें दोनों द्रव जो दो या दो से अधिक प्रकार के द्रव हैं, कुछ द्रव या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये जो अक्ष है इसकी, इसी अक्ष के परितः ये तेजी के साथ नहीं घूम पाते हैं, इनकी रफ्तार कम होती है। तो ये क्या करते हैं, अक्ष की ओर इकट्ठा हो जाते हैं। और जो हल्के होते हैं जिनका वेग अधिक होता है वे दूर दूर इकट्ठा हो जाते हैं इस तरह से। तो इस क्रिया को कहते हैं अपकेंद्रण की विधि। क्या होता है, कुछ पदार्थ यहाँ और हल्के पदार्थ दूर हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरह से मक्खन क्या होता है, इस अक्ष के चारों ओर यहाँ पर जम जाता है, जिसको अलग कर लिया जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है, फिर ऊपर भी तैरने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रण की विधि। किसी तरह से इस तरह से तेजी के साथ इसे बार बार घुमाया जाता है। तो ये जो भारी पदार्थ होता है वो बीच में एकत्रित हो जाता है और हल्का पदार्थ दूर हो जाता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं अपकेंद्रण की विधि, जिससे हम लोग दूध में से मक्खन को निकालते हैं। डिस्टिलेशन विधि या आसवन विधि। आसवन विधि में बताया गया कि जैसे आपको बताया गया था कि मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी में कुछ अशुद्धि मिली हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह कुछ ठोस पदार्थ घुला हुआ है। इसको आप एक फ्लास्क में लेकर के गर्म करते हैं। इसमें एक ढक्कन लगा हुआ है, इसमें एक निकास नली या डिलीवरी ट्यूब होती है। इसको क्या करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो जो ठोस पदार्थ होता है नीचे रह जाता है और द्रव पदार्थ
वाष्प बन करके यहाँ इस ट्यूब में आ जाता है। इसको ठंडा किया जाता है कंडेंसर लगा करके। अब कंडेंसर से ये जो ठंडा होता है पानी, इसको यहाँ बाद में बूंद बूंद करके ये यहाँ गिरता रहता है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी आसवन किसे कहते हैं? किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके वाष्प में बदलना, वेपर में बदलना और फिर उसको ठंडा करके पुनः द्रव में बदलना आसवन कहलाता है। द्रव पदार्थ को गर्म करके, लिक्विड को गर्म करके गैसीय स्टेट में लाना, फिर गैस को ठंडा करके द्रव में बदल लेना, इसको आसवन कहते हैं। जैसे पानी को शुद्ध करने की विधि है डिस्टिल वाटर जिसे तैयार किया जाता है। तो ये हो गया डिस्टिलेशन। ऊर्ध्वपातन में आप जानते हो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म किया जाता है तो बिना पिघले हुए सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, इनको अगर हम गर्म करें, आयोडीन इनको हम गर्म करें, जिसको आयोडेक्स आप कहते हो, वो भी इसको अमोनियम क्लोराइड को गर्म कीजिए, कपूर को गर्म कीजिए, आयोडीन को गर्म कीजिए तो पिघलता नहीं है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ऑन हीटिंग द चेंजिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द changing of solid material on heating converted into gaseous state without melting, बिना पिघले हुए ठोस पदार्थ को गर्म करने पर गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं गर्म करने पर ये इनका ऊर्ध्वपातन होता है। तो आइए दूध से मक्खन अलग करते हैं किस विधि से? अपकेंद्रण विधि से। ये बी वाला करेक्ट है। देखिए क्या है 11वां, समुद्री पानी सी वाटर से नमक सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए क्या किया जाता है? समुद्री पानी को खेतों में, ये तमाम छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, इनमें मेड़े होती हैं अलग अलग छोटे छोटे, इनमें पानी भर दिया जाता है। समुद्र का पानी भर दिया गया, इसमें भी भर दिया गया और इसको खुला छोड़ दिया जाता है। खुला रहता है ये खेत, उसको कोई ढकेगा कौन? तो ये होता है गर्मी पा करके पानी वाष्प बन करके बाहर हो जाता है, नमक नीचे बैठा रह जाता है। फिर दूसरे दिन एक हफ्ता के बाद फिर उसमें पानी भर देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर 5-6 रोज के बाद वो पानी ऊपर उड़ गया, नमक नीचे बैठ गया। फिर इस तरह से बार बार पानी को, नमक के, समुद्र के पानी को भरते रहते हैं इस खेत में और उसको खुला छोड़ देते हैं सूखने के लिए, सूखता रहता है। इस तरह से नमक की मोटी परत जम जाती है नीचे, जिसको खोद करके निकाल लिया जाता है। थोड़ी बहुत अशुद्धि होती है, उसकी सफाई कर ली जाती है। या इसमें आयोडीन वगैरह मिलाना होता है तो आयोडीन भी मिला दी जाती है, जिसको आयोडाइड क्या कहते हो? नमक कहते हो, आयोडाइज्ड नमक। तो यह है इसके द्वारा समुद्री पानी से नमक कैसे प्राप्त करते हैं? इवेपोरेशन द्वारा, वाष्पन की विधि। वाष्पन किसे कहते हैं? किसी द्रव का प्रत्येक ताप पर क्या करना? वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। यह वाष्पन की क्रिया द्रव की केवल ऊपरी सतह पर होती है, निचली सतहों पर नहीं होती है। उबलना में और वाष्पन में यही फर्क है। उबलना में क्या होता है? यह द्रव से गैस में बदलने की क्रिया पूरे आयतन में जितना कुल है, नीचे से ऊपर तक हर जगह वो द्रव से गैस में बदलता है, इसको उबलना कहते हैं। और वो एक फिक्स ताप पर होता है, जिसको क्वथनांक कहा जाता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच करके तब वो गैस में बदलता है और तेजी के साथ बदलता है। पूरे वॉल्यूम में ये क्रिया होती है, लेकिन वाष्पन की क्रिया केवल ऊपरी सतह पर। ये ऊपरी सतह के पानी उड़ उड़ करके बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन या वाष्पन। फिर से सुन लें, वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? वाष्पन किसे कहते हैं? द्रव पदार्थ का अपने ऊपरी सतह से, द्रव पदार्थ का ऊपरी सतह से, ऊपरी परत से, ऊपरी सतह से, ऊपरी लेयर से वायुमंडल में गैस के अवस्था में चले जाना, गैस में बदल करके वायुमंडल में चला जाना, एटमॉस्फेयर में चला जाना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है।
उबलना क्या होता है, किसी द्रव पदार्थ का उसके पूरे वॉल्यूम में से तेजी के साथ एक निश्चित ताप पर, यहाँ प्रत्येक ताप पर, निश्चित ताप पर द्रव से गैस में बदलना उबलना या बॉइलिंग कहलाता है। तो ये इवेपोरेशन की विधि के द्वारा हम लोग समुद्री पानी से नमक प्राप्त करते हैं। क्रोमेटोग्राफी अभी आपने देखा, ये क्रोमेटोग्राफी होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में कुछ चीजें होती हैं, उनको आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का सहारा लिया जाता है। छानना आप जानते हो, आप घर पे शरबत वगैरह बनाते हो, उसमें कुछ कूड़ा करकट मिला रहता है, उसको हम लोग महीन कपड़े से या फिल्टर पेपर से छान करके अलग कर लेते हैं। ये हो गया छानना। या कभी कभी इस तरह से है, जैसे मान लीजिए आपको दही बन गई है, दही में से पानी को अलग करना है तो कपड़े से भी छान लिया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड में आपने सिल्वर नाइट्रेट का विलेन डाला, तो इससे क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड का ये अवक्षेप प्राप्त होता है और ये सोडियम नाइट्रेट लिक्विड के रूप में होता है, घुलनशील होता है। इसको फिल्टर पेपर के द्वारा छान लेते हैं, ये पानी नीचे गिर जाता है, ऊपर रह जाता है। तो ये छानना की विधि कहलाती है। महीन कपड़े से या फिल्टर पेपर से किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ से अलग करना छानना कहलाता है। ये हो गया छानना, छानन या फिल्ट्रेशन। तो किस विधि से हम लोग ये नमक प्राप्त करेंगे, इवेपोरेशन या वाष्पन की विधि द्वारा। आगे देखिए, दो अघुलनशील द्रवों, दो आपस में अघुलनशील नहीं कहता, अमिश्रणीय कहना चाहिए। क्या अमिश्रणीय चाहे का अघुलनशील, दो द्रव आपस में न मिलते हो। जैसे कौन से दो द्रव जो आपस में न मिलते हो, मिट्टी का तेल है और पानी है। क्या है, मिट्टी का तेल और पानी, आप समझते हो मिल जाता है, नहीं मिलता है। मिट्टी का तेल और पानी, मिट्टी का तेल केरोसिन और क्या होता है पानी, H2O और केरोसिन, दोनों को मिलाइए, ये नहीं मिलता है। क्या होता है, केरोसिन ऊपर तैरता है, पानी नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में शुरुआत में मिलाइए तो मिलता है, लेकिन रख दीजिए, डिकेंट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तब आप देखोगे पानी नीचे बैठ जाता है और तेल केरोसिन ऑयल ऊपर चला जाता है। तो ये अमिश्रणीय द्रव है। जरा ये दोनों अमिश्रणीय द्रव है, इनको कैसे आप अलग करोगे। तो अमिश्रणीय द्रव को अलग करने का क्या तरीका है, ये पृथक्कृत कीप द्वारा, क्या है, ये सेपरेटिंग फनेल के द्वारा इनको अलग किया जाता है। सेपरेटिंग फनेल क्या होती है, देखिए, सेपरेटिंग फनेल ये इस तरह से एक ये उपकरण होता है, इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनेल। क्या ये सेपरेटिंग फनेल, यहाँ पर एक टोटी लगी रहती है गिराने के लिए। मान लीजिए मिट्टी का तेल और पानी मिला हुआ है, इसको आपने इसमें भर दिया, भर के इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। क्या होता है, मिट्टी का तेल है और पानी, ये अमिश्रणीय द्रव है। मिट्टी का तेल और पानी, एसीटोन है, पानी है, ये सब आपस में मिलते नहीं, तो इसको आपने इसमें डाल दिया, दोनों आप मिश्रणीय आपस में मिलते नहीं। आप देखोगे थोड़ी की देर के बाद मिट्टी का तेल ऊपर आ जाता है, इस तरह से ये मिट्टी का तेल और पानी नीचे आ जाता है। अब ये थोड़ी देर के लिए इसको भर करके फनेल में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे एक दूसरा बर्तन लेते हैं, इस टोटी को धीरे से खोलते हैं, तेजी के साथ नहीं गिराएंगे, धीरे से धीरे धीरे ये पानी नीचे की ओर, ये H2O जो नीचे है वो धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा हो गया और ये ऊपर, अब देखते इस आंख से देखते रहते हैं, जैसे ही ये मिट्टी का तेल का लेवल यहाँ टोटी के पास पहुंचता है कि टोटी को बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इस तरह से मिट्टी का तेल और पानी अलग हो गया। इसको क्या कहते हैं, कौन सी विधि है ये,
ये पृथक्करण कीप द्वारा, इसको पृथक्करण कीप कहते हैं, सेपरेटिंग फनेल के द्वारा अलग किया जाता है। परभाजी आसवन क्या होता है? परभाजी आसवन में जब दो द्रव इस प्रकार आपस में मिलने वाले हैं, आपस में एक दूसरे में घुलनशील है, जैसे पानी और अल्कोहल, पानी और शराब, अल्कोहल जिसको कहते हो C2H5OH, पानी और अल्कोहल ये आपस में मिश्रण ये होते, इनको आप ना छान करके अलग कर पाओगे, ना इस सेपरेटिंग फनेल के द्वारा भी नहीं अलग हो पाता इसके। लेकिन देखा जाता है पानी का क्वथनांक उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है और ये करीब 60 डिग्री है, 55 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल का। तो क्या करते हैं इसके लिए, ये हम लोग जिसे बताया गया था, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क लेते हैं, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। ये फ्लास्क है, फ्लास्क माने बोतल, कांच का बोतल है ये, जिसका पेदी गोलाकार है। इसमें क्या कर लिया, पानी और इसका अल्कोहल का मिश्रण ले लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं, जिससे इसका ताप भी नोट करते हैं थर्मामीटर से। अब देखते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसके नीचे लैंप लगाएंगे, स्पिरिट लैंप, उससे हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, ये थोड़े ही ताप, जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस 50-60 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, ये अल्कोहल वाष्प बन करके बाहर निकलता है। अब हम क्या करते हैं, लेकिन जैसे ही 60 से 70-80 हो गया, जैसे ही इसको हम गर्म करना बंद कर देते हैं, लैंप को हटा लेते हैं, फिर इसको लैंप को रखते हैं, फिर लैंप को हटाते हैं, बार बार ऐसा करते रहते हैं ताकि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे। क्योंकि 100 डिग्री पर जब तक नहीं पहुंचेगा पानी गैस में नहीं बदलेगा। तो इस तरह से अल्कोहल को यहाँ अलग कर लेते हैं और पानी यहाँ रह जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, कौन परभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कौन सा इसमें सही है, दो अघुलनशील द्रव पृथक्करण की द्वारा इनको अलग किया जाता है। आइए 13वां देखिए आगे। फॉर ए मिक्सचर व्हाट इज ट्रू, किसी मिश्रण के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। फॉर ए मिक्सचर, किसी एक मिश्रण के लिए क्या सत्य है। नंबर 1, ए क्या है, करा कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अवयवी पदार्थों को, कंपोनेंट माने अवयव, अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। फिजिकल मेथड्स, भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक विधियां क्या है, ये भौतिक विधि क्या है, छानना भौतिक विधि है, ये सेपरेट करना, ये क्या है, सेपरेटिंग फनेल के द्वारा, ये भी भौतिक विधि है। ये आसवन क्या, ये भी भौतिक विधि है। सब भौतिक विधियां हैं। भौतिक विधि किसे कहते हैं, ऐसी विधि भौतिक विधि कहलाती है जिसमें क्रिया के उपरांत अंतिम पदार्थ जो हमको मिलता है उसकी रचना क्या होती है, प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होती है। प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया। जैसे रासायनिक क्रिया मिलकर बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के पानी बनाते हैं। जबकि पानी का काम है आग को बुझाना, ऑक्सीजन का काम है आग को जलाना, हाइड्रोजन का काम है विस्फोट के साथ जलना। तो इसका गुण इसके अवयवी पदार्थों से भिन्न है। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रासायनिक क्रिया है। लेकिन वहीं पानी में चीनी को मिलाइए आप, शरबत बन गया, तो ये कहते हैं भौतिक विधि है। क्या है ये, भौतिक विधि, भौतिक क्रिया है। क्यों भौतिक क्रिया है, इसको हम शरबत में से फिर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म कर दें तो पानी अलग हो जाएगा, चीनी अलग रह जाएगा। तो इसको भौतिक विधियों से इसको हम अलग कर सकते हैं। इसके गुण, शरबत का गुण पानी और चीनी दोनों के गुणों से भिन्न नहीं है। क्यों, चीनी क्या करती है, ये भी प्यास को मिटाती है, ऊर्जा प्रदान करती है। शरबत भी ऊर्जा प्रदान करता है, शरबत भी प्यास को बुझाता है, पानी भी प्यास को बुझाता है। तो इसके गुण इसमें बने रहते हैं, खत्म नहीं होते। तो भौतिक विधियों के द्वारा क्या होता है, फॉर मिक्सचर, किसी मिश्रण में से उसके अवयवी पदार्थों को कैसे भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, यह सही है।
फिर कह रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के बनते समय जैसे पानी में आपने चीनी को घोला तो कहते हैं कि ना तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना ऊष्मा बाहर निकलती है, ना तो इसको गर्म करना पड़ता है ना ठंडा करना पड़ता है, वैसे ये घुल जाता है। तो इसमें क्या होता है, ना तो ऊष्मा बाहर निकलती है ना ऊष्मा अवशोषित होती है। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया कराइए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूं ही मिल करके पानी नहीं बना देते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत चिंगारी उत्पन्न की जाती है इनके बीच में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को एक चैम्बर में भर करके उसमें क्या होती है, ये धन और ऋण ध्रुवों को बैटरी से मिलाया जाता है, जिसको कहते हैं विद्युत चिंगारी, स्पार्किंग पैदा की जाती है। उससे जो ऊष्मा पैदा होती है उसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़ करके पानी बनाते हैं। तो ये हो गया रासायनिक विधि। तो क्या होता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के बनते समय, मिक्सचर के बनते समय ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही ऊष्मा शोषित होती है, ना तो एब्जॉर्ब होती है और न ही इवॉल्व होती है। एब्जॉर्ब माने शोषित होना, तो ना तो शोषित होती है ऊष्मा ना ऊष्मा बाहर निकलती है, भी सही है। तीसरा करा, फॉर ए मिक्सचर इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट माने गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक फिक्स नहीं होता, ये भी सही है। कैसे सही है देखिए, गलनांक और क्वथनांक, जैसे आपने देखा, अभी बताया आपने कि ये पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक, और अल्कोहल भी आपने उसी में मिला दिया C2H5OH, इसका क्वथनांक है मान लीजिए 55 डिग्री सेल्सियस। दोनों के क्वथनांक अलग अलग है। शुद्ध अल्कोहल का 55 डिग्री सेल्सियस, शुद्ध पानी का 100 डिग्री, लेकिन जब दोनों को आपने मिला दिया तब ना ये 100 रह जाएगा ना 55 रह जाएगा, बीच में कोई ताप रहेगा। अब कितना आपने अल्कोहल मिलाया है, कितना पानी मिलाया, आधा आधा है कि तीसरी चौथाई है कि पांचवा हिस्सा, छठवां हिस्सा, कुछ पता नहीं। उसी हिसाब से इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों अलग अलग हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि मिश्रण का गलन क्वथनांक, क्वथनांक माने किसी द्रव के लिए वो ताप जिस पर वो, किसी द्रव के लिए वो ताप जिस पर वो अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का क्वथनांक 55 डिग्री सेल्सियस है। तो यानी 55 डिग्री सेल्सियस पर द्रव से गैस में बदल जाता है। गलनांक किसे कहते हैं, किसी ठोस पदार्थ के लिए, जैसे बर्फ है मान लीजिए, किसी ठोस पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बर्फ क्या होता है, पानी में बदलता है, तो कहते हैं पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। मोम 60 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। मोम ये ठोस पदार्थ है, आप देखते हो ये मोम क्या है, ठोस पदार्थ है। ये 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए तो पिघल जाती है, पानी में बदल जाती है, द्रव के रूप में हो जाती है। तो कहते हैं मोम का गलनांक 60 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हो गया, मिक्सचर अगर है तो मिक्सचर का गलनांक अगर यौगिक है, ये शुद्ध रूप से यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक है, यौगिक का क्वथनांक और गलनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन मिक्सचर अगर है तब उसका ना तो मेल्टिंग पॉइंट और ना ही बॉइलिंग पॉइंट, ना गलनांक ना क्वथनांक, दोनों ही फिक्स नहीं होता है। तो ये ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। तो कहते हैं डी आप पे टिक करोगे, ऑल द अबव इज करेक्ट। फ्रीजिंग पॉइंट 0 है ना? हाँ, तो गलनांक वही गलनांक का है। अच्छा, गलना या गलना, घुलना दूसरा चीज। तो फ्रीज माने तो जमना, तो वही जमना चाहे कहो, वही 0 डिग्री सेल्सियस पर जमत है द्रव से ठोस में बदला, और जब ठोस से द्रव में बदले तो वही गलनांक का। फ्रीजिंग पॉइंट कहा था, वही कहीं यहाँ मेल्टिंग पॉइंट भी कहा। फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों एक बात। द्रव से ठोस में बदला तब फ्रीजिंग कहेंगे, और जब ठोस से द्रव में बदला तब मेल्टिंग कहेंगे। पिघलना, पिघलना और जमना दोनों एक ही चीज है। ठोस से द्रव में बदला तब पिघलना हो गया, और द्रव से ठोस बना तब
जमुना में एक का ताप है, वही 0 डिग्री। तो अल्लाह व्हाट इज फॉल्स फॉर ए कंपाउंड। कंपाउंड माने यौगिक, किसी यौगिक के लिए, किसी यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है। फॉल्स क्या है? फॉल्स माने गलत। पहला कह रहा कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स माने अवयवी पदार्थ, अवयव या अवयवी पदार्थ। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला करके पानी बनता है, ये रासायनिक क्रिया। तो पानी से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो क्या है? कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अवयवों को या अवयवी पदार्थों को
यौगिक में से भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अवयवी पदार्थों को यौगिक से भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी सेपरेटेड, नहीं अलग किया जा सकता है। ये सही है। दूसरा कह रहा तो कह रहा कौन गलत है, तो ये तो सही है, छोड़ दीजिए। दूसरा कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। प्रॉपर्टीज माने गुण, कंपाउंड माने यौगिक, यौगिक के गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं। अवयवी पदार्थों के गुणों से डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट ये क्या है, कंपाउंड के लिए ये सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। यौगिक के गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे पानी का गुण हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के बनते समय, ड्यूरिंग माने दौरान या मध्य, फॉर्मेशन माने निर्माण के समय, यौगिक के निर्माण के समय, कंपोनेंट कंपाउंड यौगिक के निर्माण के समय ऊष्मा, हीट माने ऊष्मा, ऊष्मा ना तो निकलती है ना अवशोषित होती है, ये गलत है। यौगिक के बनते समय या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये क्या है, यही गलत है। तो इस पर टिक कर दोगे, सी इज करेक्ट। करा ऑल दी अबव, ऑल दी अबव माने सभी ऊपर के सब गलत है, नहीं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? What is a compound in the following? What is a compound in the following? In the following तो बहुत ही आसान है। देखो क्या है, कह रहा है इसमें यौगिक कौन है? एक कह रहा है शर्करा का घोल, शर्करा का घोल, सोल्यूशन ऑफ शुगर, सोल्यूशन ऑफ शुगर। क्या है? चीनी का घोल। तो चीनी का घोल क्या है? ये मिश्रण है, मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बना ऐसा नया पदार्थ यौगिक कहलाता है जिसके गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु आपस में मिल करके चीनी बनाते हैं। C12H22O11 चीनी का एक अणु बनाते हैं। ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं, इसके गुण कार्बन माने कालिक, कालिक की तरह से गुण नहीं होता चीनी का, ना हाइड्रोजन की तरह ना ऑक्सीजन की तरह से। ये ठोस पदार्थ होता है। तो ये है यौगिक। ये क्या है? परमाणु है, ये परमाणु है, परमाणु यानी तत्व है। तो यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक के पदार्थ मिलके 12 और 22 32 और 11 43 परमाणु मिल करके एक अणु बनाते हैं चीनी का। तो क्या कहते हैं? चीनी का गुण इसके अवयवी पदार्थों के गुणों से भिन्न है, तो इसको कंपाउंड कहते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर क्या है? चीनी से जो बनाया शरबत आपने, तो एक मिक्सचर बना, उस मिक्सचर में चीनी के भी गुण मौजूद हैं और पानी के भी गुण मौजूद हैं, तो ये कंपाउंड नहीं हुआ। बी करा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। कैसे यौगिक है? ये कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर के CO2 बनाता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, हीट एनर्जी, ऊष्मा इवाल्व होती है। तो ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन से भिन्न है, ऑक्सीजन से गुण है। कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो, ये क्या है? प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। ऑक्सीजन क्या है? सांस लेने में सहायता करती है, ठीक है, वातावरण को शुद्ध करने वाली गैस है। दोनों में उसके गुणों में भिन्नता हो गई। तो ये है यौगिक, ये है तत्व, ये तत्व है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक हो गया, यही सत्य है। सी कह रहा है क्या है? सिल्वर,
सिल्वर क्या है? सिल्वर माने Ag, जिसको हम लोग कहते हैं। ये चांदी क्या है? एक तत्व है, धातु जिसे कहते हैं। डी कहता है ब्लड। ब्लड क्या है? ये मिक्सचर है। क्या है? कई पदार्थों का मिक्सचर है, जिसमें पानी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये बहुत सी चीजें, प्लाज्मा है, ये सबका मिक्सचर है। ब्लड क्या है? मिक्सचर होता है। तो कौन है इसमें? यही कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। 16वां देखिए, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? व्हाट इज मिक्सचर? व्हाट इज ए मिक्सचर? मिश्रण कौन है निम्न में से? कह रहा है इट इज ए मिक्सचर इन दी फॉलोइंग। निम्न में से मिश्रण कौन है? मिश्रण का क्या उदाहरण है? कौन? देखिए क्या है? ए सोडियम। क्या है? सोडियम। आप जानते हो सोडियम एक तत्व है, जिसको Na अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तत्व किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ तत्व कहलाता है। ऐसा पदार्थ, पदार्थ माने तौली जा सकने वाली वस्तु, ऐसा पदार्थ तत्व कहलाता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा और अधिक सरल कणों में भिन्न गुण वाले और अधिक सरल कणों में नहीं बदला जा सकता है। और अधिक सरल कणों में नहीं बदला जा सकता। जैसे हमने बताया सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसी तरह से आप आसानी के लिए समझिए, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब क्या है? ये भी तत्व हैं। आप चाहिए कि लोहे को छोटा छोटा टुकड़ा Fe को आप क्या कीजिए? महीन पीस डालिए, फिर भी वो सोना नहीं बनेगा। चांदी, तांबा चांदी नहीं बनेगा, चांदी सोना नहीं बन पाएगा। तो इनको हम लोग कहते हैं तत्व, जिनको किसी रासायनिक विधि द्वारा और अधिक सरल कणों में या अन्य कणों में नहीं बदला जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो सोडियम क्या है? एक तत्व है। आप जानते हो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, उनको आप याद करोगे। तो ये सोडियम एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। बी कह रहा है तो ये तत्व होगा, एलिमेंट है। दूसरा है वायु। वायु या एयर। एयर क्या है? मिक्सचर है। क्या है ये? दो या दो से अधिक। कौन सा मिक्सचर है? ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसी में जलवाष्प भी मिली रहती है, कुछ मीथेन गैस भी मिली रहती है, कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये इतनी चीजों का कुल मिश्रण है। क्या है? ये सब इसी में धूल के कण भी रहते हैं। क्या है? धूल के कण भी रहते हैं। तो ये क्या है? मिश्रण है। क्या है? यही मिक्सचर है। व्हाट इज ए मिक्सचर इन दी फॉलोइंग? तो कहोगे वायु क्या है? मिश्रण है। सी कह रहा है क्या है? देख लो, मेथेन। मेथेन क्या है? मेथेन का सूत्र है CH4। इसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस। गोबर गैस। क्या होता है? ये कई लोग क्या करते हैं? एक गड्ढा बनाते हैं सीमेंट का बड़ा सा, जैसे हम लोग पैखाने का गड्ढा बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। गोबर अपने घर पर होती है। क्या होता है? पशुओं का गोबर, गाय बैल भैंस, इन सब का गोबर को पानी में घोल करके एक उसी में जो टंकी होती है उसी में डाल देते हैं, घोल करके डाल देते हैं। ये पानी से क्रिया करके मिथेन क्या करती है? पानी, ये गोबर क्या करता है? ये पानी से क्रिया करके मिथेन गैस बनाता है। क्या बनाता है? मिथेन गैस। और दूसरी भी गैसें बनाता है, जिसमें प्रमुखतया मिथेन है। ये मिथेन गैस क्या होती है? बड़ी ज्वलनशील होती है, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। इसको जब जलाया जाता है ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा के जरिए खाना पकाया जाता है या बल्ब जलाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? या गोबर गैस या मिथेन। तो मिथेन क्या है? ये एक प्रकार का यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका एक निश्चित सूत्र होता है। यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, मिश्रण का कोई निश्चित सूत्र नहीं है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। ये हो गया। डी क्या है? डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो गया? इनमें से कोई नहीं, यानी यही मिश्रण क्या है? वायु। अब देखिए, यह 17वां रहा।
17वां देखिए, 16वां। ये 16वां था। 17वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सोडियम इज प्रेजेंट, सोडियम इज प्रेजेंट, सोडियम उपस्थित है, इसमें उपस्थित है, कहता है बेकिंग सोडा। ये क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? हम लोग इसको कहते हैं मीठा सोडा भी कहते हैं, सोडा बाई कार्ब भी कहते हैं, NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, रासायनिक नाम है। वैसे क्या कहते हैं इसको? मीठा सोडा या सोडा बाई कार्ब भी कहते हैं, सोडा बाई कार्ब या मीठा सोडा। क्या कहते हैं इसको? मीठा सोडा या सोडा बाई कार्ब। बी क्या है? धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। वॉश माने धोना, जिससे बर्तन वगैरह या कपड़ा धोया जाता है, वॉशिंग सोडा। क्या फार्मूला है उसका? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, यह धावन सोडा हो गया। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर यही NaHCO3 है। इसमें थोड़ा सा क्या टार्टेरिक एसिड मिला देते हैं, इसमें क्या मिला देते हैं? टार्टेरिक एसिड। तो इसको क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। क्या? ये बेकिंग सोडा था, बेकिंग पाउडर हो गया। तो ये भी, इसमें भी सोडियम है। तो कह रहा है सोडियम प्रेजेंट है किसमें? तो देख रहे हो इसमें भी है, बेकिंग सोडा में भी है, धावन सोडा में भी सोडियम है, और इसमें बेकिंग पाउडर में भी सोडियम है। डी देखिए क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव, सभी में सोडियम तत्व मौजूद रहते हैं। डी करेक्ट। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन। बिना बुझा चूना में उपस्थित है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, अनबुझा चूना। अनबुझा चूना का क्या फार्मूला है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। कह रहा है अनबुझा चूना में उपस्थित है, में उपस्थित है। क्या उपस्थित है अनबुझा चूना में? ये CaO प्रश्न में नहीं लिखा हुआ, आपको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बिना बुझा चूना में उपस्थित है, बिना बुझा चूना के सूत्र है। क्या उपस्थित है? क्या उपस्थित कर रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन, C&O। ये गलत हो गया, ये Ca है, Ca माने कैल्शियम, कार्बन नहीं है तो कार्बन हो गया, तो ये गलत हुआ। बी कह रहा है C और S, कार्बन और सल्फर। सल्फर इसमें नहीं है, ऑक्सीजन है, नहीं ना कार्बन है ना सल्फर, दोनों नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। सी कह रहा है Ca और O, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, यही सही है सी। डी क्या कहते हैं? इनमें से हो Ca एंड N, कैल्शियम और नाइट्रोजन, ये भी गलत हो गया। क्या है? यही सही है, Ca और O। अनबुझा चूना में क्या होता है? कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है। 19वां क्वेश्चन देखिए। विलयन में विलेय के कणों का आकार है, विलयन में, विलयन माने सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन कहा जाए तो इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन। इन ट्रू सॉल्यूशन, चाहे सिर्फ विलयन कहिए, सॉल्यूशन कहिए, इन ट्रू सॉल्यूशन, इन ट्रू सॉल्यूशन the size of the particle, the size of the solute particle, विलेय के कणों का आकार, solute particle, particle is, क्या होती है? विलेय के कणों का आकार कैसा होता है? ये कह रहा है लेस देन, इसको कहा जाता है लेस देन 1 nm,
1 नैनोमीटर से कम होता है। बी कह रहा है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। सी कह रहा है 1 nm, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच, 100 नैनोमीटर के बीच के बिटवीन 1 nm एंड 100 nm, 1 nm और 100 nm के बीच होता है। डी कहता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए नैनोमीटर किसे कहते हैं, ये देखिए मीटर आप जानते हो, मीटर किसे कहते हैं आप जानते हो। फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेवरस नामक स्थान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर बने 2 चिन्हों के बीच में 2 निशान बना दिया गया है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखिए। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की बनी हुई छड़ है, प्लेटिनम और इरिडियम, इसके बीच में 2 निशान कहा गया, इसी को नाप ले, यही 1 मीटर हो गया। सारी दुनिया के लोग इसी नाप करके लाते हैं, 1 मीटर वही हो गया। दूसरी भी परिभाषा है तो देखिए 1 मीटर हो गया। नैनोमीटर किसे कहते हैं, बहुत छोटी माप होती है उसको नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, 10⁻⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर में 1 का दो 10⁻⁹ nm, 10⁻⁹ nm इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर में 10⁹ घात नैनोमीटर, 10⁹ घात का मतलब 1 लिख करके 9 शुरू लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना नैनोमीटर बराबर होता है 1 मीटर। आपने सुना होगा नैनो का अर्बनिक, नैनो का मतलब आधुनिक। आजकल लोग क्या करते हैं, सोचिए कि कितनी महीन चीजों की नाप कर ली जाती है। 1 मीटर से कैवा हिस्सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरबवां हिस्सा। इतनी छोटी महीन चीज पर आज दुनिया के लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। और कुछ लोग बेवकूफी में पड़े हुए हैं कि नहीं अभी हम पुराने ढाले चलेंगे और मुकाबला करेंगे उन लोगों का, जो कि असंभव है। ये हो गया ये नैनोमीटर। देखो तो इतनी महीन चीज, इतनी महीन, आंख से देखने की बात दूर ही है। तो इतना 10⁻⁹ नैनोमीटर का 1 मीटर होता, या इसको कहेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, इस तरह भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम इसी तरह से होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये और छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 मीटर। 1 मीटर का 10 अरबवां भाग कीजिए तब 1 एंगस्ट्रॉम होता। अब आइए देखिए, ये जो हमारा सत्य विलयन है, यानी ये जो हम पानी में चीनी को घोलते हैं, सोचिए आपने कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि ये चीनी के कण कितने छोटे छोटे हैं। ये कितने छोटे हैं, 1 मीटर का कितना हिस्सा कर डालिए, 1 अरबवां हिस्सा कर डालिए, उससे भी छोटा। ये पहला वाला सही है, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है वो चीनी का कण। देखने हम लोग देखते हैं बड़े बड़े हैं, वो इतना बड़ा जो कण आप देखते हैं उसमें कितने कण होंगे, सोच लो कितने चीनी के कण हैं। हाँ 1 अरब, सोचो कम से कम 1 अरब हाँ कण होंगे उसमें, तो तब वो आपको बड़ा दिखाई पड़ता है। जो चीनी का जो परमाणु एक अणु है, यौगिक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, C12H22O11, लिखे मालूम होता है कितना बड़ा है, लेकिन रहेगा कितना बड़ा। ये परमाणु इसे 10 अरब मिली, 1 अरब परमाणु मिलाओ तब जाके चीनी का टुकड़ा बनता है। हाँ तो ये हो गया
इसमें तो ये सत्य विलयन है, इसमें हम अपनी नंगी आंखों से इसको नहीं देख पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी से भी देखना चाहे तो ये नहीं दिखाई पड़ता। तो ये कह रहा है कि ये ट्रू सॉल्यूशन सत्य विलयन या सिर्फ विलयन कहिए, चाहे सत्य विलयन कहिए चाहे सिर्फ विलयन कहिए, किसी विलयन में उनके कणों की साइज, विलय के कणों की साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। ठीक, आइए देखिए, ये 1 नैनोमीटर से 10-100 नैनोमीटर के बीच में, हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। क्या है ये कोलाइडी सॉल्यूशन? कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होता है, कल थोड़ा बताया गया था। हम लोगों का ब्लड क्या है, ये कोलाइडी विलयन है। दूध क्या है, कोलाइडी विलयन है। गोंद जो घोली जाकर रखी है विलयन, वो कोलाइडी विलयन है। ये सब कोलाइडी विलयन है। हम माठा का है, कोलाइडी विलयन है। मक्खन क्या है, कोलाइडी विलयन है। जल जो अचार आप खाते हो, मुरब्बा खाते हो, सब कोलाइडी विलयन है। हम लोगों के सब तमाम चीजें कोलाइडी विलयन है। इनमें विलय और विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया तब यह सत्य विलयन हो गया, और 100 नैनोमीटर के बीच में, 100 नैनोमीटर से अगर ज्यादा हो गया तब इसको हम क्या कहते हैं, देखिए 100 नैनोमीटर से अगर ज्यादा हो गया तो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, कल बताया था हमने, क्या बताया था, जैसे बालू के कण पानी में घुले हुए हैं, पानी के कण जब बालू के कण पानी में जब घुले रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, निलंबन। क्या कहते हैं इसको, हम निलंबन कहते हैं। यानी थोड़ी देर के बाद ये हमारी आंख से दिखाई पड़ते हैं बालू के कण, ये 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, तो इनको निलंबन कहते हैं। सस्पेंशन अंग्रेजी में कहेंगे इसको, सस्पेंशन। याद रखिए ये लाइन क्या है, यही कोलाइडी विलयन याद रखिए। कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कितनी बड़ी होती है, 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से अधिक, परंतु 100 नैनोमीटर से कम इतने के बीच में हो तो कहोगे वो कोलाइडी विलयन है। यानी दूध है, मक्खन है, अचार है, मुरब्बा है, गोंद का है विलयन, ये सब क्या है, कोलाइडी विलयन है। जो मसाला आप खाते हो शोरबा, वो भी कोलाइडी विलयन है। तो ये कोलाइडी विलयन है। अब क्या है, जो शरबत आप पीते हो वो क्या है, सत्य विलयन है। उसमें उसके कण जो होते हैं 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। ये ट्रू सोल्यूशन हो गया। निलंबन क्या होता है, महीन बालू के कण मिले हुए हो पानी में, या पीली मिट्टी के कण जिसको आप कहते हो गंदा पानी, वो क्या होता है, उसमें ये 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। क्या सही है इसमें, कह रहा ट्रू विलयन की साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से कम होती है। ये पहला वाला सही हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे यही कोलाइडी विलयन के बारे में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।